अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और सभी पीडीएफ्स एंड नोटिफिकेशन के लिए अनअकैडमी एसएससी एग्जाम्स चैनल को ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे। हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। लाइव सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। आज के सेशन में हम करने वाले हैं टॉप 25 ग्रामर रूल्स। आज के सेशन में हम करने वाले हैं टॉप 25 ग्रामर रूल्स। चलो फटाफट से इस लिंक को शेयर कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, सभी ग्रुप्स में शेयर कर दो। फटाफट से शेयर कर दो ताकि सभी के सभी स्टूडेंट्स लाइव आ सके। और जो भी स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं वो मुझे फटाफट से कमेंट करके बताएं कि मैम लाइव आ चुके हैं। अपनी नोटबुक पेन लेकर बैठना, फटाफट से हम 25 रूल्स कवर करेंगे आज के सेशन के। चलो जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन आ चुके हैं मुझे बताओ और इस वीडियो को शेयर कर दो सभी ग्रुप्स में ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन आ सकें। स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेशन। देखो आज के सेशन में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 25 रूल्स हैं जिनसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं वो रूल्स हम कवर करने वाले हैं, चाहे सीजीएल 18 प्री हो चाहे सीजीएल 18 मेंस हो। इन 25 रूल्स से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो आज हम वो रूल्स कवर करने वाले हैं। चलो देखो, सबसे पहला रूल जो आता है वो ये है कि कलेक्टिव नाउन जो है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा इसको बोला जाता है। कलेक्टिव नाउन में अगर यूनाइटेड सेंस हो, क्योंकि जब भी ग्रुप की बात होगी दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ग्रुप में यूनिटी है या यूनिटी नहीं है। तो अगर यूनाइटेड सेंस है कलेक्टिव नाउन का तो हम उसके साथ वर्ब यूज करते हैं सिंगुलर, और अगर कलेक्टिव नाउन हमारा डिवाइडेड सेंस ले रहा है सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो उसके साथ हम जो यूज करते हैं वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस की अगर बात की जाए, द टीम हैज या हैव वन द मैच, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? फटाफट से सोचो और बताओ क्या होना चाहिए आप लोग के अकॉर्डिंग। द टीम हैज या हैव वन द मैच। अब देखो मैच जीतने की बात हो रही है, जब तक टीम एकजुट होकर ना खेले मैच जीता नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे कैसा सेंस है? यूनाइटेड सेंस है, इसीलिए क्या होना चाहिए? हैज, द टीम हैज वन द मैच। सेकेंड सेंटेंस की अगर हम बात करें, द ऑडियंस इज या फिर आर रिक्वेस्टेड टू टेक इट्स या फिर देयर सीट्स। देखो जब भी ऑडियंस की बात हो रही है, कलेक्टिव नाउन है। अब ऑडियंस में चाहे 4 लोग हो चाहे 4000 लोग हो, सीट पर बैठने की बात होगी तो सब अपनी अपनी सीट पर बैठेंगे। तो डिवीजन आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। तो आना क्या चाहिए? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही प्लूरल पॉसेसिव केस। तो द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट्स। क्लियर है? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल था कलेक्टिव नाउन का। सेकेंड रूल की अगर बात की जाए तो देखो सेकेंड और थर्ड दोनों रूल मैं एक साथ बता देती हूँ, एक साथ एग्जांपल दूंगी। फिर जब भी किसी प्रोफेशन की बात होगी और जब भी किसी डेजिग्नेशन की बात होगी, समझो ध्यान से, जब भी किसी प्रोफेशन की और डेजिग्नेशन की बात होगी, प्रोफेशन होता है आपका व्यवसाय और डेजिग्नेशन होता है पद। टीचिंग एक प्रोफेशन है और प्रिंसिपल क्या है? एक डेजिग्नेशन है। तो जब भी प्रोफेशन और डेजिग्नेशन की होगी उनके साथ अगर हमको जेंडर स्पेसिफाई करना है तो हम वर्ड्स यूज करते हैं या तो मैन या फिर विमेन। ठीक है, या तो मैन या फिर विमेन। लेकिन जब भी हमको सिर्फ और सिर्फ जेंडर को ही पॉइंट आउट करना है, समझो इस चीज को, अगर हमको केवल जेंडर को पॉइंट आउट करना है तब हम यूज करते हैं मेल एंड फीमेल। ठीक है, फटाफट से एग्जांपल्स देखेंगे। आपके सामने विजिबल है मेल प्रिंसिपल, कजन सिस्टर, लेडी डॉक्टर, जेंटल वुमेन, गर्ल सिंगर, बॉय एक्टर। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? देखो मैंने जो आपको दो रूल्स बताए हैं
उनसे बाहर कुछ भी नहीं है। अगर किसी प्रोफेशन एंड डेजिग्नेशन की बात हो रही है लगाओ मैन एंड वुमेन, और अगर सिर्फ और सिर्फ जेंडर को ही स्पेसिफाई करना है तो यूज करो मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पर देखो प्रिंसिपल क्या है, डेजिग्नेशन है मैं आपको बता चुकी हूँ, तो मेल प्रिंसिपल नहीं होगा, होगा मैन प्रिंसिपल। ठीक है। डॉक्टर की अगर बात की जाए, देखो जनरली बोलने में आ जाता है लेडी डॉक्टर, लेडी पुलिस, लेकिन आप मेरी एक बात को समझो, ब्रिटेन में लेडी जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है, क्वीन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो लेडी वर्ड बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल है, जबकि विमेन जो वर्ड है वो जनरल है। अब किसी कंट्री में क्वीन तो एक ही हो सकती है, लेकिन डॉक्टर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो जनरल वर्ड यूज होना चाहिए। वैसे भी एक प्रोफेशन है, तो लेडी डॉक्टर कहना गलत है, कहो तुम विमेन डॉक्टर, बात खत्म। जेंटल मैन वर्ड होता है, जेंटल विमेन कोई वर्ड नहीं होता, जेंटल विमेन के लिए ही हम वर्ड यूज करते हैं लेडी, आपने सुना भी होगा लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है। कजन सिस्टर, अब देखो कजन का मतलब होता है रिश्ते के भाई बहन, उसके साथ दोबारा सिस्टर या ब्रदर लगाना गलत है, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है। ठीक है। तो आप सिंपल बोलो कजन। अगर आपको स्पेसिफाई करना है कि वो बहन है या भाई है तो कैसे कर सकते हो, बोल सकते हो ही इज माई कजन या फिर शी इज माई कजन, या फिर आप कह सकते हो मीट माई मेल कजन या मीट माई फीमेल कजन। ठीक है। चलो बॉय एक्टर, आपको फिर बता दिया एक्टर क्या है, प्रोफेशन है, तो यहाँ पे बॉय नहीं होगा, होगा मैन। सिंगर नहीं, विमेन सिंगर बोलो, मतलब गर्ल सिंगर नहीं बोलोगे, आप बोलोगे विमेन सिंगर। क्लियर हुआ। चलो फोर्थ रूल की अगर बात की जाए तो देखो पोजेसिव केस, पोजेसिव केस जब बताने की बात आती है तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो लिविंग का या तो नॉन लिविंग का। अब लिविंग का पोजेसिव केस हम बता सकते हैं एपोस्ट्रोफे एस से। ठीक है। इसको बोला जाता है एपोस्ट्रोफे और इसको बोलते हैं एस। तो देखो नाउन, नाउन एपोस्ट्रोफे एस पोजेसिव केस, जैसे राम एपोस्ट्रोफे एस फादर, राम्स फादर। क्लियर है। लेकिन जब भी हमको बताना होगा नॉन लिविंग का पोजेसिव केस, जब भी हमको नॉन लिविंग का पोजेसिव केस बताना होगा तब हम उसके लिए यूज करेंगे ऑफ का। ठीक है। तो उसमें मेथड क्या होगा, पोजेशन ऑफ नाउन। जैसे आपको एग्जामिनेशन लिख के देगा चेयर्स लेग्स, नहीं आप लिखो लेग्स ऑफ चेयर, बात खत्म। समझ में आया, क्योंकि चेयर कैसी है, नॉन लिविंग है। क्लियर हुआ इतना। कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट रूल जो है वो क्या कहता है, सब्जेक्ट वन अगर प्रेपोजिशन से जुड़ा है सब्जेक्ट टू के साथ, तो जो वर्ब की प्लेसमेंट है वो हमेशा ही किसके अकॉर्डिंग होगी, वो हमेशा होगी सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है ये। अब देखो इसका रीजन समझो, क्रैम करने को तो तुम कर सकते हो कि सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेकिन समझो इस चीज को कि प्रेपोजिशन के साथ हमेशा कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये वर्ब आएगी सबसे पहले, यही यहाँ पे कौन है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसको आगे जाना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट के पास। तो एप्पल्स ऑफ शिमला इज या आर टेस्टी, सब्जेक्ट वन जुड़ा है प्रेपोजिशन से सब्जेक्ट टू के साथ, वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट वन कैसा है, प्लूरल है, तो एप्पल्स ऑफ शिमला आर टेस्टी। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल ये कहता है इट वर देम हु स्पोक। बस आपके सामने ये सेंटेंस है, फटाफट से मुझे ये बताओ सेंटेंस सही है या नहीं, फटाफट से बताओ सेंटेंस सही है या नहीं। अगर नहीं, अगर सही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर सही नहीं है तो कैसे सही किया जा सकता है। देखो पूरी ग्रामर में इट के दो ही रूल बनते हैं क्या, एक तो हमेशा इट के साथ कौन सा केस आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस। एक तो इट के साथ हमेशा ही कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस। दूसरा इट के साथ हमेशा ही कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कह लो, सिंगुलर वर्ब कह लो। तो होना क्या चाहिए, इट वॉज दे हु स्पोक फर्स्ट। क्लियर हुआ। इट इज मी, इट इज मी नहीं होता, होता है इट इज आई। क्लियर है। हमेशा इट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। सेवेंथ रूल की बात करते हैं। देखो मच के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है, मेनी के साथ हमेशा ही प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। अब देखो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। काउंटेबल नाउन की अगर हम बात करें तो ऐसी नाउन जिसको एस या ईएस लगा के हम
सिंगुलर से प्लूरल में और प्लूरल से सिंगुलर में कन्वर्ट कर सके, जबकि अनकाउंटेबल नाउन की अगर बात करूं तो उसका सिंगुलर से हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जैसे बात की जाए अगर वाटर है, वाटर्स कर दिया तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। पेन है, पेन का मतलब क्या होता है एक, लेकिन पेन से अगर कर दिया तो उसका मतलब हो जाएगा एफर्ट्स, ठीक है। तो देखो देयर इजंट डैश राइस लेफ्ट, अब राइस क्या है, मटीरियल नाउन है। मटीरियल नाउन कौन सी कैटेगरी के में होता है, अनकाउंटेबल में। तो आना क्या चाहिए, देयर इजंट मच राइस लेफ्ट, ही हैज डैश फ्रेंड्स, कैसा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अभी आपने देखा कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ क्या यूज किया जाता है, मेनी यूज किया जाता है, तो ही हैज मेनी फ्रेंड्स। क्लियर हुआ। चलो एट्थ रूल की अगर हम बात करें तो देखो ध्यान से समझना, एडजेक्टिव की अगर मैं बात करूं ना तो एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता किसी भी सिनेरियो में। मैं इसका प्लूरल नहीं बना सकती, मैं इसको प्लूरल सेंस दे सकती हूँ। किस तरीके से, देखो पॉजिटिव डिग्री के साथ अगर मैं दा लगाती हूँ तो मेरा सेंस जो है वो प्लूरल बन जाता है। इसका मतलब है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस से समझो, ब्रेव्स आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। अब आपको पता है ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है, तो ब्रेव्स तो हो ही नहीं सकता। अब ब्रेव आर नहीं, जैसे ही मैंने इसके साथ द लगाया, द ब्रेव, मेरा कहने का मतलब है दुनिया में जितने भी ब्रेव हैं सभी की मैंने बात कर दी, तो सेंस क्या हो गया, प्लूरल। तो जब भी पॉजिटिव डिग्री के साथ द लगाया जाता है तो उसका सेंस कैसा हो जाता है, प्लूरल। इसीलिए फिर इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। सेकंड सेंटेंस को देखो, द वाइज सेज दैट। अब द वाइज का मतलब क्या है, दुनिया में जितने भी बुद्धिमान लोग हैं सभी की मैंने बात कर दी। सेंस कैसा है, प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। क्लियर हुआ। द प्लस पॉजिटिव डिग्री आपका प्लूरल सेंस होता है, तो प्लूरल ही वर्ब आएगी, उसके अकॉर्डिंगली ही प्लूरल ही फिर आगे पोजेसिव केस आना चाहिए। चलो क्लियर हुआ। नाइन्थ रूल की अगर हम बात करें तो ध्यान से समझना, टाइम वर्ड, जब भी टाइम वर्ड की बात होगी, टाइम वर्ड यानी कि क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम, जिस जो हमें आंसर मिलता है जिससे व्हेन का। तो टाइम वर्ड की प्लेसमेंट सेंटेंस में हमेशा एंड में की जाती है। जैसे अगर आप सेंटेंसेस को ऑब्जर्व करो, येस्टरडे आई मेट हिम, ये गलत है, कहना चाहिए आई मेट हिम येस्टरडे। टुमारो ही विल कम हियर, गलत है, बोलो ही विल कम हियर टुमारो। क्लियर है। हमेशा ही टाइम वर्ड की जो प्लेसमेंट है वो सेंटेंस के लास्ट में होनी चाहिए। टेंथ रूल की अगर बात की जाए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब। स्टूडेंट्स के मन में एक धारणा होती है क्या, कि जिस भी वर्ड के पीछे एलवाई लगा है ना वो वर्ड आपका एडवर्ब है, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ध्यान से समझो, अगर मैं नाउन के साथ एलवाई लगाती हूं तो मुझे मिलेगा एडजेक्टिव, और अगर मैं एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगाती हूं तो मुझे मिलेगा एडवर्ब। समझ में आ गई अब बात। जैसे यहाँ पे देखो, भीमा फॉट कावर्डली इन दी बैटल। अब कावर्ड क्या है, आपका नाउन है, कावर्डली क्या है, एडजेक्टिव है, और ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, वर्ब को। अगर ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो होना चाहिए एडवर्ब। तो इसीलिए ये सेंटेंस गलत है। आप इसको ठीक कैसे करोगे, ठीक ऐसे करोगे, इस एडजेक्टिव को बनाओ एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब, मैनर का। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भीमा फॉट इन अ कावर्डली मैनर, भीमा फॉट इन अ कावर्डली मैनर। इस तरीके से ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी नाउन के साथ एलवाई लगाया जाएगा वो एडजेक्टिव बनेगा, और जब भी एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगाया जाएगा वो एडवर्ब बनेगा। जैसे फ्रेंड है, फ्रेंड आपका नाउन होता है, बिल्कुल होता है। फ्रेंडली क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। क्लियर हो गया। चलो 11th रूल की अगर बात की जाए, बहुत ज्यादा रिपीट होता है, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बियरली, सेल्डम, नेवर, ये सब क्या है, ये आपके होते हैं नेगेटिव एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान रखो, इन सब के साथ पेयर कंजंक्शन का की अगर बात की जाए तो पेयर बनता है व्हेन का, और नो सूनर की अगर बात की जाए तो इसके साथ पेयर बनता है देन का। अब एक बात ध्यान रखो कि क्यों बनता है, रटने की बात ही नहीं है। आपको एक चीज पता है, हमारे पास डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कितनी होती हैं, 3 होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में ER लगा के या IER लगा के या मोर या फिर लेस लगा के,
मतलब ER और IE आर सफिक्स मोर और लेस प्रीफिक्स। अगर इस तरीके से लगा के हम कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के साथ एक कंपैरेटिव वर्ड हमेशा यूज किया जाता है, वो होता है देन। तो सून आपका वर्ड होता है, उसके साथ ER लगा के क्या बना दी, कंपैरेटिव डिग्री। जैसे ही कंपैरेटिव डिग्री है, इसको अपने साथ देन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, बिल्कुल पड़ेगी, ठीक है। तो क्रैम करने की नीड नहीं, आप इस चीज को समझो। नो सूनर, सूनर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है तो उसको कंपैरेटिव वर्ड तो चाहिए ही। अब इन्हीं का एक और रूल बनता है इन्वर्जन का। इन्वर्जन क्या होता है, देखो नॉर्मल सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आए, इसको बोला जाता है इन्वर्जन। ऐसा क्यों होता है, अगर किसी भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, उस केस में इन्वर्जन होता है। अब रीजन समझो इस चीज का। एडवर्ब की अगर मैं बात करती हूँ ना, तो एडवर्ब या तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, या फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, या फिर एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, या फिर एक सेंटेंस को क्वालिफाई करेगा, लेकिन कभी भी एडवर्ब नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है, ठीक है। और सब्जेक्ट की बात की जाए तो सब्जेक्ट बनने की कैपेसिटी नाउन के पास होती है, नाउन या फिर वर्बल नाउन, जिसको हम बोल देते हैं जीरन बोल देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना इस चीज को कि सब्जेक्ट जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा किसको क्वालिफाई करेगा, वर्ब को। अगर नाउन सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को तो क्वालिफाई कर नहीं सकता, इसीलिए हम उसको उसकी हेल्पिंग वर्ब दे देते हैं ताकि वो वर्ब को क्वालिफाई कर सके और प्लेसमेंट हो जाए सही। तो नो सूनर आई सॉ हिम व्हेन ही कॉल्ड मी, गलत है ये सेंटेंस, इसको ठीक कैसे करें, नो सूनर did I see him when he called me. Seldom he visits his parents. No, seldom does he visit his पेरेंट्स। क्लियर हुआ। तो इन्वर्जन और ये रूल बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं 13th रूल पे। देखो ही हैज बीन स्टडिंग फॉर मॉर्निंग। अब ये सेंटेंस बहुत यूज होते हैं, ये जो रूल है सिंस और फॉर। आपको पता है अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उस केस में ये रूल आते हैं, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सिंस और फॉर के बाद टाइम वर्ड का यूज किया जाता है। सिंस का यूज हम करते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित अगर कोई भी समय है। लेकिन फॉर का हम यूज करते हैं हमेशा ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, जब भी ब्रैकेट बन रही हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ मॉर्निंग, मॉर्निंग को तुम पॉइंट कर सकते हो कि नहीं, एक पॉइंट लगा दोगे कि हाँ ये मॉर्निंग, तो यहाँ पे होना चाहिए सिंस मॉर्निंग। लेकिन अगर मैं लिख दूं 2 आवर्स, अब आपको ये तो नहीं पता ना कि कौन से 2 घंटे, तो फिर आना चाहिए फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखना, जब भी लास्ट या फिर पास्ट की बात होगी हम उसके साथ यूज करेंगे सिंस, और जब भी द लास्ट या द पास्ट की बात होगी उसके साथ हम यूज करेंगे फॉर। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, शी विल हैव बीन वर्किंग हियर डैश 5th दिसंबर 2019। अब ये फिक्स टाइम है और फ्यूचर है, समझ रहे हो मेरी बात, फिक्स टाइम है बट फ्यूचर है। अब क्या करें, सिंस तो यूज कर नहीं सकते, सिंस तो पास्ट के सेंस में यूज होता है, मतलब एक काम यहाँ शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, बट फ्यूचर के लिए तो हम सिंस का यूज नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना जब भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात होगी उस केस में यूज किया जाएगा फ्रॉम, ना कि सिंस। क्लियर हुआ। ही विल हैव बीन वर्किंग हियर फ्रॉम 5th दिसंबर 2019। चलो नेक्स्ट रूल पे आते हैं, डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स क्या होते हैं, डिटरमिनर्स होते हैं आर्टिकल्स, आपके जितने भी पोजेसिव केस है, माय, हिज, हर, आर, ठीक है, या फिर जो भी सच, मच, मैनी, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो डिटरमिनर्स में आते हैं। तो ध्यान रखना अगर कोई भी 2 वर्ड्स एंड से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। अगर उनमें से सिर्फ एक के आगे डिटरमिनर लगा हुआ है इसका मतलब ये एक ही पर्सन है, फिर आएगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर 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 हम अलग अलग डिटरमिनर्स लगा देते हैं, इस वर्ड के साथ अलग और इस वर्ड के साथ अलग, तो फिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। एग्जांपल से आप इस चीज को समझे, मैंने कहा द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैज या हैव कम, तो आप समझना इसका मतलब क्या है, ये प्रोड्यूसर और ये डायरेक्टर एक ही बंदा है, तो फिर यहाँ पे आना चाहिए सिंगुलर। लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, इसका मतलब क्या है, प्रोड्यूसर अलग है डायरेक्टर अलग है, उस केस में कितने लोग हो गए, 2, फिर आना चाहिए प्लूरल। क्लियर हुआ।
आमिर खान इज एन एक्टर, अ प्रोड्यूसर एंड अ राइटर। अब ध्यान से समझो इस चीज को, कितने लोगों की बात हो रही है, एक की बात हो रही है, तो यहाँ पे इस ए को हटाओ और इस ए को हटाओ। आमिर खान इज एन एक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर, बात खत्म। चलो नेक्स्ट रूल की बात अगर हम करें, यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आप इसको याद रख सकते हो, अवध से पहले अमाउंट, वेट, डिस्टेंस, हाइट, स्पीड, पीरियड, पीरियड यानी कि टाइम। देखो ये कलेक्टिव नाउन की तरह काम करते हैं। अगर तो यूनाइटेड सेंस है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी और आगे प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज होगा, लेकिन अगर डिवाइडेड सेंस है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है और आगे प्रोनाउन भी कैसा यूज होता है, प्लूरल। तो फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, 10,000 रुपीज इज या आर इन माय पॉकेट। अब जेब की बात हो रही है, सिर्फ एक पॉकेट की बात हो रही है तो आना चाहिए इज, लेकिन अगर यहाँ लिखा होता पॉकेट्स उस सेंस में फिर आ जाता आर, क्योंकि पॉकेट्स मतलब अब फिर डिवीजन हो गया, पता नहीं किसी भी तरीके से रखे हो सकते हैं, 5 एक में, 5 एक में, 3 एक में, इस तरीके से, ठीक है। चलो इस रूल को, इस सेकंड सेंटेंस को ऑब्जर्व करो, 5,000 बुक्स इज या आर इन द लाइब्रेरी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एंड इन आर स्कूल, फिर ध्यान से समझो इस चीज को, मैंने कहा है नेसेसरली यूनिट्स, 3,000 बुक्स की बात हो रही है, बुक्स कोई यूनिट नहीं है, तो इसके साथ फिर क्या रहेगा, हमेशा ही प्लूरल, चाहे सिर्फ लाइब्रेरी की बात हो, चाहे इसके साथ कुछ और भी जोड़ दिया जाए, ठीक है। यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर बात की जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका बताता है हैबिट को, कोई भी रूटीन एक्शन को। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपका बताता है लाइव एक्शन को। अब इसके बाद जो अगला रूल इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको हम कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते, उनको सिर्फ हम इंडेफिनिट में ही यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी होती हैं, जितनी भी सेंसेस हैं, जैसे सी हो गया, हियर हो गया, स्मेल हो गया, फील हो गया, ठीक है, टेस्ट हो गया। फीलिंग्स की अगर बात की जाए, जितनी भी फीलिंग्स है, लव हो गया, लाइक हो गया, ठीक है। पोजेशन जैसे कि हैव हो गया, ऑन हो गया, बिलोंग हो गया। मेंटल प्रोसेस जैसे अंडरस्टैंड, नो, डिसाइड, ये सभी की सभी जो वर्ब्स हैं इनको हम कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते। हम ऐसे कभी भी नहीं लिखते आई एम नोइंग यू, क्या होगा, गलत हो जाएगा। सिंपल क्या बोलो, आई नो यू। चलो 19 देखो समझना, पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को इन दोनों के बीच, तो एक बात को समझो, पास्ट इंडेफिनिट होता है आपका स्पेसिफिक टाइम, कोई ना कोई एक पर्टिकुलर टाइम गिवन होगा, ठीक है, दोनों ही पास्ट को बताते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, रीसेंट पास्ट, और ये है स्पेसिफिक पास्ट। अगर आपको टाइम वर्ड गिवन है पास्ट एक्शन में तो वो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। अगर आपको टाइम गिवन नहीं है लेकिन एक्शन पास्ट का है तो वो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे कि आई द मूवी, आपके पास वर्ब है सी, क्या होना चाहिए, पास्ट का एक्शन है, ठीक है, लेकिन इसमें टाइम वर्ड गिवन नहीं है तो आई हैव सीन द मूवी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम गिवन है तो यहाँ पे होगा फिर आई सॉ द मूवी यस्टरडे। क्लियर हुआ, टाइम वर्ड गिवन है, पास्ट एक्शन है, पास्ट इंडेफिनिट में जाओ, टाइम वर्ड गिवन नहीं है फिर भी पास्ट एक्शन है, प्रेजेंट परफेक्ट में जाओ। अब इस रूल को समझना और ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एक होता है एंटीसीडेंट, एक होता है प्रेसिडेंट। अगर दो एक्शंस पास्ट में हो रहे हैं तो एक के बाद एक ही होगा, तो कोई ना कोई एक्शन तो पहले हुआ होगा, कोई ना कोई उसके बाद हुआ होगा, क्योंकि दोनों ही पास्ट में है तो जो एक्शन पहले हुआ है वो पास्ट ऑफ पास्ट है, वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में जाता है। और फर्स्ट एक्शन को बोलते हैं एंटीसीडेंट, जो उसके बाद हो रहा है उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट, और ये जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो अगर बिफोर से हम दो एक्शंस को जोड़ेंगे तो बिफोर से पहले आना चाहिए एंटीसीडेंट यानी कि पास्ट परफेक्ट, और बिफोर के बाद आना चाहिए प्रेसिडेंट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। सिमिलरली अगर आफ्टर से जोड़ा जाएगा तो इसको चेंज कर दो, फिर यहाँ पे आ जाएगा पहले प्रेसिडेंट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट और बाद में आ जाएगा एंटीसीडेंट यानी कि पास्ट परफेक्ट, ठीक है। एग्जांपल से समझो, he had taken some medicine before he went to sleep, उसने सोने जाने से पहले दवाइयां ले ली थी, वो दवाइयां ले चुका था।
ठीक है। तो यहाँ पे बिफोर से हमने जोड़ा, यहाँ पे क्या है पास्ट परफेक्ट, और बिफोर के बाद क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। समझ रहे हो, बस आपको यहां ले जाके इसको बिफोर में टर्न करना है। थर्ड क्वेश्चन देखो, ही थैंक्ड द गेस्ट्स आफ्टर ही हैड रिसीव्ड द ट्रॉफी। क्लियर है, ही थैंक्ड द गेस्ट्स आफ्टर ही हैड रिसीव्ड द ट्रॉफी। 22nd रूल देखो, ध्यान से समझना इस चीज को। वाइल की अगर हम बात करेंगे तो वाइल के साथ आता है आपका कॉन्टिन्यूअस। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या सिर्फ पास्ट कॉन्टिन्यूअस, बस कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको बोला जाता है V1 प्लस ING। चाहे उसके बाद कोई भी टेंस हो, वाइल के साथ, वाइल का मतलब होता है ये साइमल्टेनियस एक्शन को दर्शाता है। अगर दो काम साथ साथ हो रहे हों तो उस चीज को दर्शाता है वाइल। तो वाइल के साथ हमेशा ही कौन सा टेंस रहेगा आपका, कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा। हालांकि व्हेन की अगर बात की जाए तो व्हेन के साथ आता है इंडेफिनिट। अगेन मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ पास्ट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, बस इंडेफिनिट, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई भी टेंस हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस को अगर ऑब्जर्व करें, while I was washing the clothes, he was watching the TV. When I arrived, everybody wished me. ठीक है, while के साथ continuous, when के साथ indefinite, past indefinite। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं 23rd रूल क्या कहता है, अगर दो से सब्जेक्ट्स हैं कंजंक्शन से जुड़े हैं। देखो एक रूल हम अभी अभी करके आए हैं कि सब्जेक्ट 1 अगर प्रेपोजिशन से जुड़ा है सब्जेक्ट 2 के साथ तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर दो सब्जेक्ट्स कंजंक्शन से जुड़े हैं तो वर्ब जो है फिर नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। वर्ब जाएगी तो इसी के पास सबसे पहले, इसको यहाँ अपना सब्जेक्ट मिल गया, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे अगर ये जाती है तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसलिए उसको आगे जाना पड़ता है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस है, देखो आइदर राहुल और निकुंज इज गोइंग नहीं होगा, होगा आर गोइंग। ये CGLE 2018 का आया हुआ सेंटेंस है, ठीक है। आइदर राहुल और निकुंज इज गोइंग, क्योंकि निकुंज कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्लियर है, चलो 24th रूल की बात की जाए, बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल। अब ये सेंटेंस मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होता है कि यहाँ पे इट लगाना है। चलो अब सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं, बीइंग एन ऑनेस्ट पर्सन शी रिटर्न द मनी। क्या यहाँ पे भी इट लगाओगे? देखो एक चीज को ध्यान रखना, जब भी कोई सेंटेंस बीइंग से स्टार्ट होता है और इस तरीके से दो सेंटेंसेस हो तो क्या करो, सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट उठा के फर्स्ट सेंटेंस के आगे लेकर आओ और देखो सेंस बन रहा है कि नहीं। आपको एक्चुअल में लिखना नहीं है, बस अपने माइंड में करके देखना है कि सेंस बनेगा कि नहीं। आई बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल। अब मैं तो रेनी डे नहीं हो सकता ना, इसीलिए हमको यहाँ पे इसको एक और सब्जेक्ट देना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ लगाया इट। लेकिन सेकंड सेंटेंस की अगर बात की जाए, बीइंग एन ऑनेस्ट पर्सन शी रिटर्न द मनी। अब ऑनेस्ट पर्सन कौन है? शी। मनी किसने लौटाई है? शी ने। तो यहाँ पे सेंस बन गया, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे नहीं करना कि बीइंग देखते ही इट लगा दो, आपको प्रॉपर सेंस बना के देखना है। क्लियर है? चलो 25th रूल, आज की क्लास का लास्ट रूल, सब्जेक्ट 1 अगर जुड़ा हो कंपैरेटिव वर्ड्स से सब्जेक्ट 2 के साथ तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आती है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार रिपीट हुए थे 2018 प्री में, ठीक है। देखो अब कंपैरेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, एज वेल एज मेनी एज मच एज, ये सभी होते हैं आपके कंपैरेटिव वर्ड्स। तो ध्यान रखना इसमें वर्ब की प्लेसमेंट हमेशा किसके साथ होगी, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग होगी। जैसे क्वेश्चन था कि द कैप्टन एज वेल एज द टीममेट्स। अब टीममेट्स को देख के लगता है प्लूरल, लेकिन एज वेल एज है सामने तो कैप्टन तो सिंगुलर है, फिर उसी के अकॉर्डिंग वर्ब की प्लेसमेंट होगी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अगर आप 2019 CGL को टारगेट करके चल रहे हैं तो अभी एक प्लैटिनम बैच शुरू हुआ है, उसमें आपको सभी टॉपिक्स, सभी सब्जेक्ट बहुत डिटेल में कराए जाएंगे।
इंग्लिश के साथ साथ अनअकैडमी प्लस पर मैथ्स के, जनरल अवेयरनेस के, जनरल इंटेलिजेंस के सभी सब्जेक्ट के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे बाय दी टॉप एजुकेटर्स। ठीक है, एक ही जगह पे आपको अभिनय सर की शीट्स भी मिलेंगी, पवन राव सर की शीट भी मिलेंगी। इन सब के साथ साथ आपको मिलेंगे 100% फ्री मॉक टेस्ट ऑन लेटेस्ट पैटर्न, क्लास टेस्ट होंगे, क्लास पीडीएफ होंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। ये सब का सब मिलेगा आपको इन जस्ट वन प्लान। किसी भी और चीज, किसी भी चीज के लिए आपको कुछ भी अलग से पे नहीं करना है। ये आपको पड़ जाएगा करीब 4800 का 1 ईयर का, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, रेफरल कोड की जगह यूज करना है डिस्काउंट कोड प्रतियोगिता मंत्रा। ध्यान रखें इस चीज को। करना कैसे है, कहाँ लगाना है ये कोड मैं बता देती हूँ। अनअकैडमी ऐप पर जाओ, प्लस सेक्शन में जाओ, एसएससी एग्जाम्स को चूज करो, अपना प्लान चूज करो। ठीक है, यहाँ पे रेफरल कोड की जगह लगाओ डिस्काउंट कोड प्रतियोगिता मंत्रा विदाउट स्पेस। आपके पास क्रेडिट्स है उन्हें लगाओ, आपको कुछ % एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चाहे बैंक्स हो, रेलवेज, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको डिस्काउंट के लिए यही कोड लगाना है। मेरे हिसाब से 1 ईयर का प्लान बेस्ट रहेगा। चाहे आप 6 मंथ का भी अगर प्लान लेते हो तो आपको 1000 रुपीज आपके ज्यादा लगेंगे, लेकिन आगे पूरे मतलब 12 मंथ्स के लिए एकदम फ्री, किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इधर उधर नहीं भटकना। एक ही जगह पे आपको प्रैक्टिस शीट्स भी मिल जाएंगी, एक ही जगह पे आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आराम से बस सब्सक्रिप्शन लो और बैठ के पढ़ाई करो। ध्यान रखना, रेफरल कोड की जगह आपको लगाना है डिस्काउंट कोड प्रतियोगिता मंत्रा फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। मिलते हैं अगले सेशन में, अगली वीडियो